नमस्कार, सुप्रभात। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियों के अंतर्गत आज हमारा तीसरा सेशन है। कौन सा लेक्चर है? तीसरा। इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे बाण भट्ट जी के विषय में। बाण भट्ट, जिन्हें संस्कृत साहित्य में गद्य काव्य के जनक के रूप में जाना जाता है। गद्य काव्य बोला है और दो शब्द, पहला गद्य काव्य शैली और दूसरा संस्कृत साहित्य, यानी कि एक साहित्य है। कौन सा साहित्य है? संस्कृत साहित्य, यानी कि संस्कृत भाषा का उसमें प्रयोग किया गया है। तो संस्कृत साहित्य में गद्य काव्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? प्रश्न इंपोर्टेंट है, याद रखना। हम कहेंगे बाण भट्ट। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी है। हम इनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, उपाधियों के विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व आपको पता होगा कि हमारा सेशन शुरू होने से पहले हम 5 प्रश्न देते हैं आपको और उनके उत्तर अगले दिन बताते हैं। यह क्रम हमने पिछले वीडियो से ही शुरू किया है। तो आइए शुरू करते हैं, उस क्रम को आगे बढ़ाएं। आज के प्रश्न हमने यहाँ लिखे हुए हैं, जिनके विषय में हम पहले चर्चा कर देते हैं, उसके बाद कल के प्रश्नों के उत्तर देंगे। आज के प्रश्न है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों के रचयिता कौन है? दूसरा प्रश्न, ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत रिसर्च करने के बाद यह सारा डाटा आपके सम्मुख लाया हूं मैं। दूसरा है, हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? यानी हर्षवर्धन का संबंध किस वंश से है? तीसरा प्रश्न, सी यू की, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सी यू की के रचयिता कौन है? इतना बता दूं कि इसके रचयिता है एक चीनी यात्री हैं, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। और कब आए थे ये भी लिखा हुआ है, 630 से 640 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुभाषित वली के रचयिता कौन है? सुभाषित वली के रचयिता कौन है? अगला है, वर्ल्ड फर्स्ट नोवेल कौन सी है? यानी कि विश्व का पहला उपन्यास कौन सा है? नेट पर सर्च करेंगे तो दो चीजें आएंगी, वहां से आपको संस्कृत साहित्य के अंतर्गत देख लेना, आ जाएगा उसके अंतर्गत। ठीक है, तो विश्व का पहला 5 प्रश्न कौन कौन से हैं? तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे नाटकों के रचयिता कौन है? दूसरा, हर्षवर्धन किस वंश का शासक है? तीसरा, सी यू की के रचयिता कौन है? सुभाषित वली के रचयिता कौन है? और विश्व का पहला उपन्यास कौन सा है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुराने प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं आपको, ताकि कंफ्यूज ना हो। पहला है, खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण 950 से 1000 ईसवी के मध्य 950 से 1050 ईस्वी के मध्य चंदेल शासकों ने करवाया था। और कहाँ करवाया था? खजुराहो में। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? आप देखेंगे कि कमेंट बॉक्स में भी 2 व्यक्तियों ने जवाब दिए हैं और उनके सटीक जवाब है चंद्र बरदाई। तीसरा है, कजली मेले का आयोजन, ये उत्तर किसी ने नहीं दिया है। कजली मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? इसका उत्तर है महोबा, यूपी में कीर्ति सागर के तट पर। यूपी का एक जिला है महोबा, वहां पर ही इस मेले का आयोजन किया जाता है। और कहा जाता है कि यह उत्तर भारत का लगभग सबसे पुराना ग्रामीण मेला है। कीर्ति सागर के तट पर इसका आयोजन किया जाता है। और कीर्ति सागर के तट पर ही क्यों? क्योंकि यहीं पर आल्हा और उदल ने युद्ध लड़े थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? धंगदेव। किसने? धंगदेव। बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रश्न आया भी है। कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण धंगदेव ने करवाया था। धनुष का है, धंगदेव। अगला है, चंदेलों की राजधानी। हमने 2 राजधानी पूछी थी कि प्रारंभिक कौन सी है और उसके बाद उन्होंने स्थानांतरित करके कहां पर स्थापित की है। तो पहला है खजुराहो, जहां पर उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया, लेकिन उसके बाद मंदिरों के निर्माण के पश्चात उन्होंने अपनी राजधानी प्रतिस्थापित कर दी और कहां ले गए? महोबा। तो चंदेलों की राजधानी, 2 राजधानियां, पहली खजुराहो और दूसरी महोबा उन्होंने स्थानांतरित कर दी।
अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं बाण भट्ट के विषय में, जिन्हें संस्कृत साहित्य में गद्य काव्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग लगभग यहाँ से 20 क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएंगे, कोई संशय नहीं है। हाँ, लेकिन इसके इनके उत्तर देने हैं आपको। आइए शुरू करते हैं। बाण भट्ट के विषय में जान लेते हैं कि बाण भट्ट कौन थे। तो बाण भट्ट कन्नौज के राजा, इस वर्ड को ध्यान रखना, कन्नौज, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो भैया बाण भट्ट, बाण भट्ट। इन्होंने 2 रचनाएं लिखी हैं। पहली हर्षचरित। अच्छा, हर्षचरित ही नाम क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत 8 भाग हैं। कितने? 8 भाग हैं। और इन्होंने पहले भाग में अपने बारे में लिख दिया और शेष भागों में हर्षवर्धन के बारे में बताया है कि हर्षवर्धन किस प्रकार से राज्य काम करते हैं, राज्य का भार संभालते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है। और दूसरी रचना है कादम्बरी। दूसरी रचना कौन सी है? कादम्बरी। और इसे कहा जाता है, क्या कहते हैं कि यह विश्व का पहला उपन्यास, यह विश्व का पहला उपन्यास है। हालांकि इसको लिखते समय, कादम्बरी को लिखते समय ही इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इनके पुत्र, जिसका नाम है भूषण भट्ट, ने इसको पूरा किया था। कहा जाता है कि कादम्बरी को लिखने में 2 लोगों का हाथ है, एक तो बाण भट्ट का और दूसरा भूषण भट्ट का। बाण भट्ट और भूषण भट्ट। अगर एग्जाम में बाण भट्ट ना भी आए तब भी आप कहेंगे भूषण भट्ट, ऑप्शन में ना आए तब ये लगा देना। और एक भी सही, 2 भी सही, ऐसे आए तो ये भी सही है और ये भी सही है। कवर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बाण भट्ट ने कुछ उपाधियां भी ग्रहण की हैं, जैसे वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती। वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती। आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा उपाधियों के बारे में पूछ लेता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, साथ साथ में याद करेंगे। वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती और साहित्य के वनांचल का केसरी। साहित्य के वनांचल, वन अर्थात पता है आपको वनांचल क्या होता है, वनांचल का केसरी। यह दोनों उपाधियां हैं, वैश्यवाणी चक्रवर्ती और साहित्य के वनांचल का केसरी। यहाँ तक की बात कवर हो चुकी है। अब यह देखते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम है वैनसांग। वैनसांग यहाँ पर लिख रखा हुआ है, वैनसांग, जो कि 630 से 640 ईस्वी के दौरान आया था। 630 से 640 ईस्वी के दौरान एक व्यक्ति आया था और उसका नाम था वैनसांग, चीनी यात्री था। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन बनता है कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था? पहला क्वेश्चन, वैनसांग। वैनसांग किस शासक के दौरान आया था? किस वंश के शासन के दौरान आया था? तो पुष्यभूति वंश। कौन सा वंश? पुष्यभूति वंश, ऊपर लिखा हुआ है। पहला कवर होगा। अब इसकी जो उपाधियां है ना, इनसे भी प्रश्न बनते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? वैनसांग। नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि। सिर्फ शाक्य मुनि नहीं, ये भी कंफ्यूजन है बहुतों को कि शाक्य मुनि तो कहोगे बुद्ध, महात्मा बुद्ध को कहेंगे शाक्य मुनि, लेकिन वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहेंगे? इन्हें, वैनसांग को कहेंगे वर्तमान शाक्य मुनि। यहां तक की बातें कवर हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक ये सारा चर्चा कर ली है, पुराने प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं आपको। अब बचा हुआ है इतना सा मैटर, और ये थोड़ा सा चित्र के माध्यम से आपको समझाना है। पहली चीज, एक बात जो आपने ध्यान नहीं दी होगी, या अगर आप पढ़ रहे होंगे सही से तो आपने पता होगा कि ये है थानेश्वर, ये है कन्नौज। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी। क्यों कर दी? इसका जवाब हम अब आपको देते हैं। वाय हर्षवर्धन, क्यों हर्षवर्धन ने थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित कर दी? इसके पीछे एक कहानी है। हुआ यूं कि यह है कन्नौज, और
यहाँ पर है एक बंगाल का शासक जिसका नाम लिख रखा है हमने, बंगाल का गौड़ शासक शशांक, जिसका नाम है शशांक, यहाँ पर उसका शासन है। और एक व्यक्ति है मालवा का, जिसका नाम यहाँ पर लिख रखा हुआ है देवगुप्त। यहाँ से लिख लेना, क्योंकि जो बोलता हूँ शायद उसमें कुछ गलती रह जाए, आपको समझ में ना आए, तो इसलिए आप यहाँ से देख लेना एक बार, देवगुप्त और शशांक। तो मालवा का शासक देवगुप्त और ये भाई साहब शशांक, इन दोनों ने क्या किया, ये दोनों मिले और इन दोनों ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण किया? कन्नौज पर। अब कन्नौज पर आक्रमण करके कन्नौज का जो शासक था वो मोखरी वंशी शासक था, उसका नाम था ग्रहवर्मन। कन्नौज पर आक्रमण करके इस शासक जो उसका नाम था ग्रहवर्मन, उसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? कन्नौज के शासक जो कि मोखरी वंश का था, उसकी हत्या कर दी। अब क्या हुआ, इन्होंने इनकी हत्या कर दी और इस कन्नौज के जो शासक था उसकी पत्नी थी जिसका नाम था राजश्री, उसको बंदी बना लिया और ये जा रहे थे बंदी बनाकर। अब थोड़ी सी कहानी को यहीं पर रोकते हैं, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हुआ क्या था, प्रभाकर वर्धन जो हर्षवर्धन, राज्यवर्धन और राजश्री इन तीनों के पिता हैं और पुष्यभूति वंश के राजा हैं। तो प्रभाकर वर्धन के अंतिम दिनों में जब ये बूढ़े हो गए थे, तो इस समय यहाँ पर हुणों का आक्रमण हो रहा था। किसका? हुणों का। तो इन प्रभाकर वर्धन ने राज्यवर्धन से कहा कि जाओ उन हुणों से युद्ध लड़ो, उनको थोड़ा दूर करके आओ, उनको पराजित करके आओ, ये हमारा ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, तो लड़ो थोड़ा। तो ये प्रभाकर वर्धन ने इनको भेजा, राज्यवर्धन को, वो गए लड़ने के लिए। लेकिन बूढ़े हो चुके थे प्रभाकर वर्धन, तबीयत खराब रहने लगी इनकी, चिंता होने लगी, बूढ़े हो गए हैं और शत्रुओं से घिरे पड़े हैं अपन चारों तरफ से, क्या करें। इस चिंता में इनकी तबीयत खराब हो गई और यह जब हुणों से युद्ध करने के लिए गए, युद्ध चल ही रहा था कि इनको संदेशा आ गया, किसको? राज्यवर्धन को, कि पिताजी की तबीयत खराब है। तो ये युद्ध से लौटे, आए तो देखा कि पिताजी तो निपट गए। अब इन्होंने यहाँ पर सत्ता संभाल ली, सॉरी यहाँ पर नहीं, थानेश्वर में, थानेश्वर, चूंकि इनका शासन तो यही था, तो थानेश्वर में इन्होंने सत्ता संभाली। अब उसके बाद क्या होता है कि थानेश्वर में जैसे ही सत्ता संभाली, इनको पता चला कि भैया मालवा और इन्होंने दोनों ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया है, कन्नौज पर अधिकार कर लिया है और जीजाजी की हत्या कर दी है। किसकी हत्या कर दी? जीजाजी की हत्या कर दी है और अपनी बहन को भी बंदी बनाकर ले जा रहे हैं। एक तो युद्ध लड़के आया, पिताजी की डेथ हो चुकी है और यहाँ पर बहन को बंदी बना ले और जमाई साहब की भी हत्या हो चुकी है। अब क्या करें, यहाँ से भी तंग आदमी, यहाँ से भी तंग, यहाँ से भी तंग, और ये दोनों तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब ये भाई साहब इनको तो पराजित कर दी। अब राज्यवर्धन जी ने क्या किया, अब इन्होंने मालवा का जो शासक था देवगुप्त, उसको तो पराजित कर दिया। किसने? यहाँ पर लिखता हूं मैं, ये रहा, मालवा का शासक देवगुप्त को तो इन भाई साहब ने पराजित कर दिया, लेकिन धोखे से इस शशांक बाबू ने, ये जो शशांक है बंगाल का शासक, इस शशांक बाबू ने उसकी धोखे से हत्या कर दी। किसकी? राज्यवर्धन की। अब कंडीशन बिगड़ गई, जो राजा था उसका वो मरा, उसके बाद उसका जो बड़ा पुत्र जो राजा बना था वो भी मरा, यानी कि सत्ता डामाडोल होने लगी और एक के बाद अगर एक हत्या होने लगी और राज्य अस्थिर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हर्षवर्धन ने थानेश्वर की गद्दी को अपने हाथ में लिया, यानी सत्ता संभाली और थानेश्वर की गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले उन्होंने कन्नौज की ओर अपनी सेना का कूच किया, यानी कन्नौज की ओर बढ़े, क्योंकि बदला तो लेना था। कन्नौज गए तो इन्हें पता चला कि अपनी बहन जो कि राजश्री है, उनको तो ये दोनों भाई साहब उठा कर ले गए, बंदी बना लिया है। तब ऐसी कंडीशन में इनका पीछा करते करते ये आगे बढ़े, लेकिन खबर मिली कि राजश्री इनके बंधन से मुक्त होकर विंध्याचल श्रेणी की ओर निकल पड़ी है और ऐसी भी खबर मिली कि वो आत्महत्या करने वाली है, सती होने वाली। तब ऐसी स्थिति में उन्होंने दिवाकर मित्र, एक आचार्य थे दिवाकर मित्र,
उनकी सहायता से उन्होंने अपनी बहन को खोज निकाला और समझा बुझाकर कन्नौज ले आए। लेकिन इस कड़ी में एक और घटना यहाँ पर घटित होती है। जब यह इधर बढ़ रहे थे बंगाल की ओर, तभी इन्हें एक संदेशा मिला हंस बेग का। हंस बेग, हंस का जोड़ा सुना है ना, हंस को टांगते हैं पीछे, पीछे लटका के रखते हैं अपन, क्या नाम, बेग। तो हंस बेग का संदेशा मिला कि कामरूप के जो राजा हैं भास्कर वर्मन, वो आपसे मित्रता करना चाहते हैं। कामरूप के राजा, जिनका नाम लिख रखा है यहाँ पर भास्कर वर्मन, भास्कर मतलब सूर्य, भास्कर वर्मन आपसे मित्रता करना चाहते हैं। हर्षवर्धन ने कहा चलो सत्ता डामाडोल हो रही है, अभी मित्रता कर लेते हैं। इन्होंने मित्रता कर ली ताकि इन लोगों को पराजित किया जा सके। इन्होंने मित्रता भी कर ली थी यहाँ पर, अपनी बहन को भी ढूंढ लिया और धीरे 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 सारा चीज सेटल हो। यहाँ तक कि पूरी घटना समझ में आ चुकी है। अब देखते हैं आगे। अब भाई साहब ये इन्होंने सत्ता हासिल कर ली। अब क्या हुआ कि मौखरी वंश का जो शासक था, जिसका नाम था ग्रहवर्मन, इनकी हत्या हो चुकी थी। कन्नौज में कोई शासक नहीं था, तो इन्होंने अपनी बहन राजश्री के कहने पर, और जो मंत्रिमंडल तो होता ही है, उनके कहने पर इन्होंने कन्नौज की गद्दी पर विराजमान हुए, कन्नौज का शासन अपने हाथ में लिया। और ये इसीलिए कहते हैं कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी। ऐसे ही नहीं कि कुछ कारण रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ फैक्चुअल चीजें पढ़ लेते हैं कि हर्षवर्धन ने थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित कर दी। थानेश्वर कहाँ है, हरियाणा में, और कन्नौज कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, दूरी है। कुछ कारण रहे होंगे तभी ऐसा हुआ होगा, और कारण भी हमने आपको समझा दिया है। सारी चीजें कवर हो चुकी है यहाँ पर, और कुछ बचा है नहीं, मुझे नहीं लगता। हाँ एक चीज और है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 643 ईस्वी में प्रयाग और कन्नौज में दो धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। किसने, हर्षवर्धन ने। 643, ये फैक्चुअल डाटा भी इंपॉर्टेंट है। 643 ईस्वी में 6 से आता है 4 क्या बात आता है 3, 643। 643 ईस्वी में प्रयाग एवं कन्नौज, प्रयाग जिसे हम इलाहाबाद भी कहते हैं, ये कन्नौज में दो धार्मिक सभाओं का आयोजन किया, और जिसे हम कहते हैं मोक्ष परिषद। प्री के लिहाज से, वनडे एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। अब आते हैं एक और चीज पर, यहाँ तक का। अब इनका शासन आप कहोगे सर इनका शासन कहाँ कहाँ तक था, तो इसको भी बता देते हैं आपको कि ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली नीचे वाली, यहाँ से लेकर ये ऊपर तक का जितना भी हिस्सा है, लगभग लगभग कश्मीर तक इनका शासन था। किसका, हर्षवर्धन का। इन्होंने इतना सारा क्षेत्र जीत लिया था, और यहाँ तक कहते हैं कि मगध नरेश ने भी इनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया था, इनके अधीनस्थ उन्होंने काम किया। अब हर्षवर्धन बाबू ने क्या किया कि राज्य का विस्तार करेंगे, राज्य का विस्तार करेंगे, और ये जो समुद्र है इससे जो आयात निर्यात होता है, उससे जो इनकम होती है उसको अपने हाथ में लेंगे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि बादामी जो कर्नाटक में पड़ता है, बादामी के पुलिकेशन द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश के शासक थे, बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलिकेशन द्वितीय पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण किया। यहाँ तक ठीक बात थी, लेकिन भाई साहब हार गए, मुंह की खानी पड़ी और वापस लौट गए। और इस बात की जानकारी ऐहोल प्रशस्ति लेख में मिलती है। किस बात की जानकारी, कि हर्षवर्धन जी बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलिकेशन द्वितीय से हारे, इस वंश की इस घटना की जानकारी ऐहोल अभिलेख या ऐहोल प्रशस्ति में मिलती है। सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, एक बार संक्षिप्त में रिवीजन करते हैं जिसको हम समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली चीज हमने पढ़ा बाणभट्ट के विषय में। बाणभट्ट को संस्कृत साहित्य में गद्य काव्य के जनक के रूप में जाना जाता है। दूसरी चीज, इन्होंने हर्षचरित और कादंबरी जैसी रचनाएं रची हैं, यानी कि हर्षचरित किसकी रचना है, कादंबरी किसकी रचना है, आप कहेंगे बाणभट्ट। बाणभट्ट को वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती और साहित्य के वनांचल का केसरी भी कहते हैं। और दूसरी बात, कादंबरी के अगर बारे में चर्चा आए, क्वेश्चन आ जाए कि कादंबरी के रचयिता कौन है, ऑप्शन में
बाणभट्ट ना भी आए और अगर भूषण भट्ट आ जाए तो आप कहना ठीक है साहब, भूषण भट्ट इनके पुत्र थे, जो काम पिताजी अधूरा छोड़कर चले गए थे उनको बेटे ने पूरा किया। तीसरा है हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? हम कहेंगे सर हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। और हेनसांग को वैनसांग बोलते हैं। वैनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, नीति का पंडित कहते हैं और वर्तमान शाक्य मुनि कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमने ये चर्चा भी बता दी थी कि किस प्रकार इनकी हत्या हुई थी, फिर उन्होंने इनका आक्रमण किया था, फिर सत्ता का केंद्रीकरण इन्होंने कैसे किया, हर्षवर्धन शासक कैसे बने, सारी चीजें आपको बता दी हैं। और ये ध्यान रखना है मोक्ष परिषद का संबंध किससे है। सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। अब देखते हैं, एक बार आपको प्रश्न बता देता हूँ। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसी नाटकें हैं, उपन्यास, नाटकों के रचयिता कौन है? पहला प्रश्न। दूसरा, हर्षवर्धन किस वंश का शासक है? इसका उत्तर हमने पहले ही समझा दिया है। तीसरा, सीयूकी के रचयिता कौन है? सीयूकी के रचयिता कौन है? इसका उत्तर भी आपको यहीं से मिल जाएगा। सुभाषितवली के रचयिता कौन है? सुभाषितवली के रचयिता कौन है? इसका उत्तर भी यहीं से संबंधित है। और वर्ल्ड्स फर्स्ट नोवेल कौन सी है, यानी विश्व का पहला उपन्यास कौन सा है? यह भी उत्तर यहीं पर है। मतलब सारी जितने भी हम क्वेश्चन पूछते हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं से हर्षवर्धन, ये हर्षवर्धन साहब से और बाणभट्ट साहब से और वैन साहब, इन तीनों से ही। ठीक है, यहीं पर अपने सेशन को हम समाप्त करते हैं। और एहोल प्रशस्ति को भी ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको यह अच्छा लगा होगा। और अगर आप इसे देख रहे हैं तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितने भी सोशल मीडिया आपके हैंडल हैं उन पर इनको शेयर करना ना भूलें। और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी बताइए कि इस तरह का एक छोटा सा प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है बच्चों के हित में, जो कि MPPSC प्री के लिहाज से और मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम हैं जिन पर इन विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारा हम यहाँ पर कवर करवा रहे हैं। आपने देखा होगा, अगर हम कहें कि मध्य प्रमुख साहित्यकार उनकी कृतियां तो नाम ले लेंगे सिर्फ बाणभट्ट और उसके बाद आएंगे हर्षचरित और कादम्बरी, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं पढ़ते। लेकिन हमने लिंक क्रिएट कर दिया है। जिस तरह अगर मान लेते हैं मेरे पास फोन है, अगर मैं फोन लगाऊंगा, नंबर डायल कर दिया मैंने, तो सीधा कहाँ जाएगा? सारा सिस्टमेटिक काम होता है ना। उसी तरह अब भूलेंगे नहीं उस चीज को, उसी तरह हमने सिर्फ एक बात नहीं की है, पूरी बात करती है। यहाँ पर कहीं से भी अगर आप भूले तो पीछे वाली चीज आगे वाली को धक्का देगी, नहीं भाई यहाँ से याद कर लो, नहीं यहाँ पे ये पढ़ाया था। इस तरह से आपको सारी चीजें याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है और टेंशन नहीं लेना है। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।